नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइज, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए आज की क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज क्लास में मैं आपको लेकर के आया हूँ हिंदी का मॉडल पेपर, और पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाऊँगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपका जो खंड आ होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसको आपको अपने OMR शीट पर भरने होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि झलमला किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि झलमला जो है ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। दूसरा कथन है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनकर लिखिए। इसमें है कि संज्ञेय राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद आलोचक हैं, माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं और गबन के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें ये पहला, तीसरा और चौथा तीनों विकल्प गलत हैं। विकल्प इसमें बा सही है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जो है क्या है, एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन गाइस है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? मेरी अपनी आत्मकथा, तो ये आत्मकथा ही विधा की रचना है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ चल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, नीर का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, नीर का निर्माण फिर इसमें पहला हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा, ये हो जाएगी हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? परमानंद, नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास? तो परमानंद, नंददास और चतुर्भुजदास ये सभी के सभी अष्टछाप के कवि हैं। नाभादास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, केशवदास, छत्रसाल? तो इसमें चंद बरदाई हो जाएगा। चंद बरदाई क्या है? वीर गाथा काल के कवि हैं। गाइस, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सारे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ सकें और इसका उत्तर जान सकें। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो याद रखिएगा, नानक, दादू और कबीर ये सभी के सभी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। जो नहीं है वो हैं तुलसीदास गोस्वामी। तुलसीदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, ठीक है, बल्कि ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला है कि साकेत के रचनाकार हैं? तो याद रखिएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे साकेत के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की मुख्य विशेषताएं बताइए? तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्ति में रस कौन सा हो जाएगा? तो करुण रस हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए? तो उपमेय में उपमान की संभावना, ये परिभाषा किसकी है? उत्प्रेक्षा अलंकार की, आपको अच्छी तरह से पता है। उपमेय में उपमान की संभावना, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला है कि 7 नदियों का समूह का समास क्या होगा? तो 7 नदियों का समूह क्या हो जाएगा? सप्त नदी। क्या हो जाएगा? सप्त नदी, ठीक है, यानी 7 नदियों का समूह। सप्त नदी यानी 7 नदियों का समूह। अगला है, पक्षी का तत्सम क्या होगा? पक्षी का तत्सम पूछा गया है तो पंछी हो जाएगा। पक्षी का तत्सम क्या हो जाएगा? पंछी हो जाएगा। अगला है, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुर सरिता क्या हो जाएगा? गंगा का पर्यायवाची। अगला है, पहनावा में प्रत्यय, तो उपसर्ग लगता है आगे और प्रत्यय लगता है पीछे। तो पहनावा में पीछे आ रहा है आवा, यानी यहाँ पर आवा प्रत्यय हो जाएगा।
अगला है अतिधन आचारः में संधि कौन सी होगी, तो अतिधन आचारः यानी हो जाएगा अत्याचारः। अगला है मत्याम, मति शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है, तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। अगला है आहसाम, तो देखिए जब कहीं पर आ लग जाए आगे, आ हसती, आ पठती, ठीक है, आ लिखती, इस तरह से हो जाए तो समझ जाना वो भूतकाल है, यानी लंग लकार हो जाएगा। इस तरह से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको प्रॉपर तरीके से करवा दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे खंड बा देखते हैं और उसको भी एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्न में दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके सामने लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, जैसे लिखा है दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है। दूसरी बात यहाँ पर आया, ठीक है। फिर है कि वह संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से, ठीक है। अब संस्कृति आ गया तो हम तुरंत ही समझ गए यही किस पाठ का है भैया, भारतीय संस्कृति नामक पाठ का है, ठीक है। संस्कृत शब्द बीच में आ गया, यही पहचानने का ट्रिक होता है, यही पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए इसका खंड का क्या करना है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो हमने पहले से लिख रखा है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर हिंट करना होगा, यानी संकेत डालना होगा। पहले का अक्षर और लास्ट का अक्षर आपको लिख देना होगा। फिर संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, यहाँ पर लेखक लिखिएगा या लिखित लिखिएगा, रचित मत कर दीजिएगा, क्योंकि रचित या रचनाकार कहाँ होता है, पद्य में होता है। भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्घृत है या भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ये क्या हो गया, ये हो गया भैया इसका संदर्भ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित का मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करना बहुत सिंपल है, हमने कई बार आपको कहा कि व्याख्या करने में होता क्या है, उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना होता है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से हमको व्याख्या करनी है इसकी, यहाँ से व्याख्या करनी है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे, ठीक है, नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग, यही करना है। तो हमने क्या लिखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए और विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतना, ठीक है, या चेतन शक्ति ही इस देश का जीवन है। बस इतना ही तो करना है, जो इसमें दिया गया है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना है, बस हो गई व्याख्या, कुछ और थोड़ी करना है, ठीक है। अथवा करके आपको एक और दिया गया है तो हमने पहला वाला ही कर दिया, तो अथवा पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने 2 पद्यांश लिखे हैं, एक तो ये लिखा गया है अथवा करके, एक ये लिखा गया है, तो हमने यहाँ से दूसरा वाला पद्यांश लिया है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नट विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए संदर्भ हम आपको बताते हैं। संदर्भ कब लिख पाएंगे, जब आपको पाठ का नाम पता हो और लेखक का नाम पता हो। तो ध्यान से आप सभी पाठ और लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, गद्य से भी और पद्य से भी, ठीक है। हमने संदर्भ लिखा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या फिर प्रस्तुत पद्यांश भी आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की महान कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक में या हिंदी में लिया गया है। और इसका जो शीर्षक है वो हिमालय, ठीक है, इसमें संकलित हिमालय शीर्षक कविता से अवतरित है, ठीक है। या आप सीधी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित हिमालय नामक पाठ से उद्घृत है। इतना कर देंगे तब भी हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे इसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, बस हो गया, ठीक। उसके बाद देखिएगा
आगे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए अब इसकी व्याख्या करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, व्याख्या भी हमने कर रखी है, बस आपको थोड़ा सा समझाना है केवल। ठीक है, व्याख्या भी हमने कर रखी है कि ताकि आपका समय बर्बाद बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो व्याख्या भी हमने कर रखी है। देखिए लिखा हुआ है, नभ में गर्मित झुकता नसीस पर अंक लिए हैं दीन छार। तो यहाँ पर कवयित्री का कहना है या महादेवी वर्मा जी कहती हैं, नभ माने क्या होता है? आकाश होता है। कहने का मतलब कि हिमालय जो है स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला। ठीक है, यानी कवयित्री महादेवी वर्मा जी यहाँ कह रही हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा जो मस्तक है वो किसी सत्य के सम्मुख कभी नहीं झुकता है। ठीक है, यानी किसी के भी सामने तुम्हारा मस्तक, वही लिखा गया है, नभ में गर्मित झुकता नसीस, यानी नभ माने आकाश में छूने वाला जो तुम्हारा मस्तिष्क है वो कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार। ठीक है, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है। ठीक है, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। ठीक है, वही लिखा गया है, पर अंक लिए हैं दीन छार, यानी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुच्छ धूल को भी तुम अपनी गोद में लिए रहते हो। मन गल जाता नट विश्व देख तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है हे हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से इसकी व्याख्या करनी थी, जो कि हमने आपको विधिवत अच्छी तरीके से समझा दिया, बता दिया। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, किसी एक का करना है। एक लिखा है, एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीण ग्रामः आगास सह विहशान रेलजात अवर्तीय ग्राम्यों प्रति अचलत। एक तो ये है, और एक और आपको दिया गया है। ठीक है, एक और आपको दिया गया है। दूसरा वाला क्या है? अथवा करके आपको दिया गया है कि एसाम कर्म वीराणा संस्कृति ही कुर्वन्नेव कर्माणि। ठीक है, ये वाला है। तो हम यहाँ से दूसरा वाला लेंगे, खा वाला लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? इसका संदर्भ लिखना होगा। देखिएगा, संदर्भ हमने लिख रखा है यहाँ पर, इसका भी हमने संदर्भ लिख रखा है। संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्गृत है या भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृत को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। अब अगर इसकी व्याख्या करना है, कि ऐसा कर्मवीराणा संस्कृति कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषताम समा इति। ठीक है, तो देखिए इसका हमने अर्थ भी लिख रखा है। हमने क्या अर्थ लिख रखा है कि यह कर्म में संलग्न रहने वालों यानी कर्मवीरों की संस्कृति है। ठीक है, कर्मवीरों की क्या है? संस्कृति है। ठीक है, और यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अस्याः उद्घोषः पूर्वम कर्मं तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। और क्या लिखा गया? यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। ठीक है, पहले कर्म उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का क्या है? नियम है। ठीक है, उसके आगे फिर क्या लिखा गया है? फिर और आगे लिखा गया है कि इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नः अस्मा निरंतरम कर्म कारणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा, इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है और अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य हैं, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य हैं। ठीक है, वही लिखा गया है कि निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम। निजस्य माने अपना, निजी श्रम माने जो श्रम किया है उसी का फल हमें भोगना चाहिए। श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरों के फल को कभी भी भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
यदि वयम विपरीतम आचाराभ्या तदा न वयम सब भारतीय सत्य भारतीय संस्कृति उपासक। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। कब? अगर हम किसी दूसरे का फल भोगने का प्रयास करते हैं तो हम सच्चे संस्कृति वाले नहीं हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो पहला वाला हमने ले लिया है मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशीयेन मीयते। तो मरणम और मीयते ये हमने डाल दिया, क्या डाल दिया? संकेत। ठीक है, ये हमने डाल दिया संकेत। अब इसका संदर्भ लिखना है तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, या वाराणसी नामक पाठ से उद्गृत है। ठीक है, प्रसंग की बात कर लें तो इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ज्योति का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसका अर्थ लिखना है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, इसका अर्थ लिखना है। क्या लिखेंगे? जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, यानी जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है और जहाँ कौपीन यानी लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की या उसकी समानता किससे की जा सकती है। ठीक है, इतना सा अर्थ है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका खंड 5वां है स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का वर्णन कीजिए। तो आप जिस जिला के निवासी हैं अपने ही जिला का आपको लिखना है। अब हमने ये खंडकाव्य ये सारांश नहीं लिखा है क्योंकि आप सब अलग अलग जिला के निवासी हैं। ठीक है, तो अपने अपने जिला का लिख दीजिएगा। अथवा अब देखिए यहाँ पर अथवा क्या दिया गया है कि स्वपठित खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का सारांश। तो जिस जिला के हैं उस जिला के तृतीय सर्ग का सारांश कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व उनकी 2 रचनाएं। ठीक है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी क्या लिखना है? 2 रचनाएं भी आपको लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक आपको दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और भागवती शरण उपाध्याय। तो हमने पहले ही लेखक को ले लिया रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए जल्दी से इनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। जीवन परिचय हमने लिखा कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य एवं समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के संभ्रांत परिवार में हुआ। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे और इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया और स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में स्वर्गवासी हो गया। ये इनका था संक्षिप्त में जीवन परिचय। इनकी 2-3 रचनाएं हमने लिख दी, जैसे चिंतामणि हो गई, रस मीमांसा हो गई। इस तरह से इनकी 2-3 महत्वपूर्ण हमने क्या लिख दी? रचनाएं लिख दी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है, इसी तरह से आपको भी करना है। इसके बाद देखिएगा खंड खा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पर सूरदास, मैथिली शरणगुप्त और महादेवी वर्मा है। हमने ले लिया सूरदास जी को, पहला ही कवि हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए जीवन परिचय हम हेडिंग डालेंगे, बिल्कुल ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। इस बात को आप समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा यानी मथुरा पर स्थित रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे और इस विषय में भी विद्वान में मतभेद है। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है, अलग अलग स्थानों पर इनका जन्म मानते हैं। ठीक है, सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी और इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। वल्लभाचार्य का पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया और सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। फिर लिख देना है सूरदास जी की मृत्यु सन 1853 ईस्वी में हो गई। 2-3 रचनाएं लिख देंगे, जैसे सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इस तरह से इनकी कुछ महत्वपूर्ण क्या हो गई? रचनाएं हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही संक्षिप्त में ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया, बहुत ही संक्षिप्त में ये क्वेश्चन भी हमने करवा दिया। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ है कि श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो आप
कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं जो आपके प्रश्न पत्र में न दिया गया हो। जैसे हमने एक लिख दिया कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक है, इस तरह से आप भी कोई एक श्लोक लिख देंगे जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि अधोलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 प्रश्नों की क्या देना है, उत्तर देना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि सर्वेषु उत्तम धनम किमस्ति। ठीक है, यानी सभी धनों में सबसे उत्तम धन क्या पूछा गया है। अगला लिखा हुआ कि दुर्मुखम कः आसीत्, दुर्मुखा कः आसीत्। अगला है गृहे सतः मित्रम किमस्ति, और अगला है कि पिता कस्मात् उच्चतरा अस्ति। 4 में से जो आपको पता है केवल 2 का उत्तर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 की। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध हमने बहुत बार लिखना बता दिया है, इसलिए आज की क्लास में हम निबंध भी आपको लिख करके प्रोवाइड नहीं करवाने वाले हैं। ठीक है, निबंध चूँकि कई क्लासों में लिख करके बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है पश्चिम रेलवे का एक शिकायती पत्र लिखिए, और या तो दूसरा है अपने विशेष रुचियों का परिचय देते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। ये हम आपको लिखना बता देंगे। ठीक है, पहला वाला हम ले रहे हैं, आपको कैसे लिखना है पत्र, चूँकि इस बार इसको नया आपके सिलेबस में जोड़ा गया है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिखेंगे कि सेवा में विभाग महाप्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली। विषय है टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, जिसमें मैं और मेरी माँ, पत्नी और मेरे 2 बच्चे भी शामिल थे। मैंने अपने पूरे परिवार का टिकट ले रखा था, किंतु अपने बच्चों का नहीं लिया, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता, और मेरा पहला बच्चा 4 साल का और दूसरा 2 साल का है। अतः मुझे इन दोनों की टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किंतु मेरा पूरा परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तभी एक टिकट निरीक्षक आया जिसका नाम पंकज त्रिपाठी था। उसने हमारे पूरे परिवार का टिकट चेक किया और मेरे दोनों बच्चों का टिकट न होने के कारण हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। ठीक है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके आगे आप लिखेंगे, जब मैंने उसे बताया कि इनका टिकट नहीं लग सकता तो वह मुझे जेल जाने की धमकी देने लगा और मेरे पूरे परिवार से बदतमीजी करने लगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस टिकट निरीक्षक पर कोई कार्यवाही करें। ठीक है, यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे भवदीय अपना जो है पता, और ये राकेश गुप्ता अपना नाम लिख देंगे, और कहाँ से है, लखनऊ से, ये लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से गाइस बहुत ही कम से कम समय में हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश की और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।